प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी थर्ड ईयर अर्थात बीएससी फाइनल ईयर की, जिसमें आपकी पहली जो बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इसमें हमें 5 यूनिट की स्टडी करनी है। जिसमें से आपकी देखो पहले यूनिट है HSAB। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? HSAB। इसे बोलते हैं हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस सिद्धांत, या इनको कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार के नाम से इसे जाना जाता है। देखो डेफिनेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले संकुल निर्माण अभिक्रियाओं में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्मदाता अर्थात लुईस क्षार के रूप में, जबकि धातु परमाणु व आयन इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही अर्थात लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं। देखो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, पर हम इस डेफिनेशन के पहले यह जान लें कि एसिड और बेस क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किन किन लोगों ने दिया है। सबसे पहले हमें आर्रेनियस ने समझाया था अम्ल और क्षार के बारे में। तो आर्रेनियस ने कहा, आर्रेनियस के अनुसार केवल एक्वस सॉल्यूशन में, केवल जलीय विलयन में कोई भी पदार्थ यदि घोला जाए तो घोलने के पश्चात यदि वो H+ आयन देता है तो वो अम्ल कहलाएगा, और यदि वो हाइड्रोक्साइड दैट मीन OH- आयन देता है तो वो आपका बेस कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है ब्रांस्टैंड लोरी सिद्धांत। ब्रांस्टैंड और लोरी ने भी इसके बारे में काफी विस्तृत जानकारी हमें दी। और उसके बाद में आपका जो आता है वो है लुईस। तो जो मॉडर्न सिद्धांत है, लुईस ने कहा कि जो स्पीसीज लोन पेयर का दान करें, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करें, वो लुईस क्षार के रूप में जानी जाती है या लुईस क्षार कहलाती है। और जो स्पीसीज आपके लुईस अम्ल जो स्पीसीज आपका इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करें वो आपकी लुईस अम्ल के रूप में जानी जाती है या लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार करती है। तो ये जनरली इंट्रोडक्शन था, जिससे आप पहले भी परिचित हो। आगे हम बात करते हैं टॉपिक पर ही। अतः संकुल निर्माण अभिक्रियाओं को धातु एवं लिगेंड के मध्य संपन्न होने वाली अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया माना जा सकता है, जिसमें लवण के रूप में संकुल यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसमें लवण के रूप में हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें धातु आयन भी होता है और लिगेंड होता है। संकुल यौगिक जहां बात करेंगे वहां लिगेंड भी होगा और धातु आयन भी होगा। अब धातु और लिगेंडों के बारे में हमें जानना होगा कि लिगेंड क्या होते हैं, धातु आयन क्या होते हैं। तो धातु आयन वो आयन जिससे लिगेंड घेरे हुए रहते हैं या लिगेंड उससे बंद बनाते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स, धातु एवं लिगेंडों का वर्गीकरण। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर 3 वैज्ञानिक थे ये, जिसमें आर्लैंड, डेविस व चैट। इन तीनों वैज्ञानिकों ने विभिन्न लिगेंडों के साथ बंध निर्माण के विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर धातुओं को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? वो है आपकी समूह A की धातुएं और दूसरी है समूह B की धातुएं। यहां आप एक कैपिटल A और स्मॉल a भी लिख सकते हो। तो समूह A की धातुएं कौन सी है, समूह B की धातुएं कौन सी, इसके बारे में हम पहले जान लें। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है वो है समूह A की धातुएं। देखो इसमें आप
इस समूह के अंतर्गत सभी क्षार धातुएं, मैंने आपसे कहा था कि आवर्त सारणी को आप कंठस्थ कर लें, वो आपको हर जगह काम आएगी। अब देखो क्षार धातुएं वो क्षारीय मृदा धातुएं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ए और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड ए। भैया ये फर्स्ट ए और सेकंड ए आपको जब ही समझ में आएगा जब आपको आवर्त सारणी याद होगी। आवर्त सारणी पर डायरेक्टली कहीं भी कोई निबंध नहीं पूछा जाता है, लेकिन आवर्त सारणी से निबंधात्मक क्वेश्चन सही हो जाते हैं, वो गलत होने से बच जाते हैं। तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, समूह एक ही धातुएं जिनको इसमें रखा गया है, इस समूह के अंतर्गत सभी क्षार धातुएं, फर्स्ट एक ही धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, सेकंड ए वर्ग में आने वाली धातुएं तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित हल्के संक्रमण तत्व, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व जैसे स्कैंडियम से लेकर आपके मैग्नीज तक। देखो यहाँ जैसे स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7 इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। अब देखो वही बात वापस से आगे घूम के कि स्कैंडियम +3 दिखाता है, टाइटेनियम +4 दिखाता है, वेनेडियम +5 दिखाता है। इसके लिए आपको मेरा पुराना जो सेकेंड ईयर का वीडियो है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो अपना प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लेना, आवर्त सारणी संबंधित वहां वीडियो मैंने डाले हुए हैं। अब एक बार उससे जरूर देखें इसको पढ़ने के पहले। तो क्रोमियम +6 को और मैग्नीज +7 को सम्मिलित किया गया है। इन स्पीशीज के आयनिक आकार छोटे, आवेश घनत्व अधिक, ध्रुवण शक्ति अधिक तथा ध्रुवणता नगण्य होती है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनका आकार छोटा होगा, आवेश घनत्व अधिक होगा, ध्रुवण शक्ति अधिक होगी और ध्रुवणता नगण्य होगी। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समूह बी की धातुएं, मेटल्स ऑफ ग्रुप बी। हमने ए में उन धातुओं को रखा है जिनके आकार छोटे हैं, विद्युत ऋणता अधिक हैं, उनकी ध्रुवणता कम है। अब इसके ठीक विपरीत बी की बात करते हैं। इस समूह के अंतर्गत निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित, देखो किसमें, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित संक्रमण धातु जैसे आपका कॉपर +1, Ag+1, मरकरी +2, पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इन स्पीशीज का आयनिक आकार अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। किन से बड़े होते हैं? ग्रुप ए की धातुओं से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। आवेश घनत्व कम होता है, ध्रुवण शक्ति कम होती है, ध्रुवणता अधिक होती है। आप एक पॉइंट याद कर लो, दूसरा आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। उसके बाद धातुओं के उपरोक्त वर्गों के साथ बंध निर्माण की प्रवृत्तियों के आधार पर लिगेंड्स को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो भैया यहाँ हमने धातुओं को दो भागों में बांटा, वर्ग ए की धातु है, वर्ग बी की धातु है। वर्ग ए में हमने उन धातुओं को रखा जिनका आयनिक आकार छोटा होता है, आवेश घनत्व अधिक होता है, ध्रुवण शक्ति अधिक होती है और ध्रुवणता कम होती है। और वर्ग बी में हमने किनको रखा? जिनके आकार अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, आवेश घनत्व कम होता है, ध्रुवण शक्ति कम होती है और ध्रुवणता अधिक होती है। अब इन अलग अलग प्रकार की धातुओं या धातु आयन के साथ में लिगेंड भी तो अलग अलग होंगे ना, कि सेम के साथ सेम बंध बनाएगा, हम ये जानते हैं। जैसे एक रूल हमने पढ़ा है कि सेम डिजोल्व लाइक सेम, या लाइक डिजोल्व लाइक, अपन उसको कहते हैं इस कहावत को कि समान समान को घोलता है। तो इसी प्रकार समान समान के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब समान समान के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जितनी प्रकार के आपके मेटल्स हैं उतने ही प्रकार के आपके लिगेंड भी होने चाहिए। तो देखो इस आधार पर हमने लिगेंड्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। लिगेंड्स ऑफ ग्रुप ए, समूह ए के लिगेंड, और लिगेंड्स ऑफ ग्रुप बी, समूह बी के लिगेंड। हम बात कर लेते हैं पहला जो पॉइंट है आपका
लिगेंड्स ऑफ ग्रुप ए या वर्ग ए के लिगेंड्स की। इस वर्ग या समूह में उन लिगेंड्स को सम्मिलित किया गया है जो समूह ए की धातुओं के साथ बंध निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस वर्ग में सिर्फ उन लिगेंड को रखा गया है जो वर्ग ए की धातुओं के साथ बंध बनाने को प्राथमिकता देते हैं। इन लिगेंड्स में सामान्यतः लघु आकार के उच्च विद्युत ऋणी जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। इन लिगेंड्स में सामान्यतः लघु आकार के उच्च विद्युत ऋणी दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। दाता परमाणु बोले तो डोनर एटम, डोनर किसे कहते हैं? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो और जिसे वो डोनेट कर सके तो वो क्या कहलाएगा? दाता परमाणु। जैसे हम उदाहरण लेते हैं H2O, NH3 और OH- इत्यादि। अर्थात समूह एक ही धातु के साथ विभिन्न लिगेंड्स के बंध निर्माण की प्रायिकता निम्न क्रम में होती है। देखो क्रम आपका नीचे दिया गया है, ये आपके लिगेंड्स हैं। जैसे हम बात करें फ्लोरीन परिवार की तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे पहले बॉन्डिंग कौन बनाएगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर सेकंड ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी देखो आपकी 4, फिर इसके बाद किसकी? ऑक्सीजन की, फिर किसी नाइट्रोजन की। क्या? तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। ये ऑर्डर आपको बीच बीच में आप अपने नोट्स तैयार करो, वहां लिख लिया करो कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इनका क्या ऑर्डर है। अगर हम नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन से बॉन्डिंग बनेगी, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनेगी, उसके बाद सल्फर से, फिर सेलेनियम से, फिर टेलोनियम से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिगेंड्स ऑफ ग्रुप बी, समूह बी के लिगेंड्स। इसके अंतर्गत उन लिगेंड को सम्मिलित किया गया है जो वर्ग बी की धातुओं के साथ बंध बनाने को प्राथमिकता देते हैं या उनके साथ बंध बनाने की प्रायिकता रखते हैं। बंध निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। देखो इन लिगेंड्स में अपेक्षाकृत बड़े आकार के न्यून विद्युत ऋणी या कम विद्युत ऋणी दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे कि आयोडीन माइनस, सल्फर 2-, कार्बोनिल, ये क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। आपका नाइट्राइल या साइनाइड माइनस इत्यादि आपके जो हैं लिगेंड्स हो सकते हैं। इसलिए निम्न दाता परमाणु युक्त लिगेंड की समूह बी की धातुओं के साथ बंध निर्माण की प्रवृत्तियां भी निम्न क्रम में होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे कम फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ये ऑर्डर आपका ठीक उल्टा हो जाएगा। जो आपका ग्रुप ए में है वो ठीक उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन के साथ में, फिर इससे ज्यादा सल्फर के साथ में, क्योंकि यहां से यहां जाने पर आकार बढ़ रहा है। देखो अब ये आवर्त सारणी वाला पार्ट आ गया वापस, कि हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन से सल्फर, सेलेनियम और टेलोनियम तक जाते वक्त आपकी एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा वो भी समूह की धातुओं के साथ में बॉन्डिंग प्रॉपर करेगा, हमने अभी अभी कहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखो इस ऑर्डर में चलेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन से बड़ी साइज थी फास्फोरस की, फास्फोरस से बड़ी साइज आर्सेनिक की, और आर्सेनिक से बड़ी साइज किसकी? एंटीमनी की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जरूर काम आती रहेगी, इसलिए आवर्त सारणी वाला वीडियो आप एक बार देख के जरूर उससे ये अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका जो अगला मुख्य टॉपिक है वो है धातुओं एवं लिगेंड्स का कठोर एवं मृदु स्पीशीज के रूप में वर्गीकरण। कि हमने कह तो दिया कि धातु और लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब इसमें भी जो है कठोर और मृदु का क्या रोल है, कठोर किन्हें कहेंगे, मृदु किन्हें कहेंगे, इनके क्या क्या गुण होंगे जिनके आधार पर हम इनको डिवाइड करेंगे। फिर कठोर और मृदु के बीच के भी जो कुछ
एलिमेंट ऐसे होंगे, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे, कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो दोनों तरह के व्यवहार रखते होंगे। उन्हें हम किस जगह उनको रखेंगे या उनका क्या नाम देंगे, तो कई सारी छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ये जो आपका धातु और लिगेंड्स का कठोर और मृदु का वर्गीकरण है, ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।